राज्यपाल। बोलो क्या पढ़ा अब तक है? आवाज कम है। अब तो ठीक, आवाज ठीक है ना? क्या पढ़ा अब तक? अच्छा, अब शक्तियाँ पढ़ रहे हो हैं? अभी तक शक्तियाँ ही पढ़ रहे हो। आपने यह पढ़ लिया कि इसकी स्व विवेकीय शक्तियाँ क्या है। आपने यह पढ़ लिया कि इनकी विधायी शक्तियाँ क्या है। इनकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या है। और न्यायिक शक्तियाँ क्या है। यह आपने पढ़ लिया है ना? न्यायिक शक्तियों में केवल आपने एक अनुच्छेद पढ़ा है। अनुच्छेद 161 पढ़ा है। अनुच्छेद 161 पढ़ा। इसके साथ में एक अनुच्छेद थोड़ा सा देखा था। अनुच्छेद 72 और उसका भी क्लॉज 3 जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। 72(3) क्लॉज राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। प्रश्न बन जाए तो ध्यान में रखना चाहिए आपको। और कुछ इसमें न्यायिक शक्तियों में और भी कुछ बातें हैं, दो चार। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। राज्यपाल के परामर्श से करता है, यह भी न्यायिक शक्तियां है। अनुच्छेद 233 में जितने भी जिला न्यायालय होते हैं उनके जो जजेज होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो भी राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर या परामर्श से करता है। उसके लिए किसका परामर्श जरूरी है? हाई कोर्ट का परामर्श जरूरी है। तो न्यायिक शक्तियों में दो बातें और लिख दो। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, अनुच्छेद 161 आपने पहले से ही लिख रखा है। अनुच्छेद 161, इसके साथ में अनुच्छेद 72 क्लॉज 3 पहले से ही पढ़ रखा है। इसमें क्या जोड़ देंगे? इसमें जोड़ देंगे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से करता है। कौन सा अनुच्छेद है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्यपाल का परामर्श। अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद 217। 217 में होती है नियुक्ति। हाँ, और एक एक अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233। 233 में क्या होता है? राज्य के जिला न्यायाधीशों, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से करता है। राज्य के जो जिला न्यायाधीश है, सेशन न्यायाधीश कह दो, उनके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श क्या है? अनिवार्य है। लेकिन न्यायिक शक्तियों में भी पढ़ लो, कार्यकारी शक्तियों में है, लेकिन किससे जुड़ी हुई है? न्यायालय से जुड़ी हुई है, इसलिए न्यायिक शक्तियां भी है। उसमें आपको करवाई नहीं है, हालांकि दोनों जगह मिसमैच मिलता है। कई किताबें कार्यकारी शक्तियों में लिख देती है, कई किताबें इसको न्यायिक शक्तियों में लिख देती है। आपको किस में करके आना है?
न्याय से संबंधित सारी शक्तियां न्यायिक में ही करके आनी है। बस लिख लो इतना सा, 2 पॉइंट और है। लिख लो। ऐसे कैसे उतार लो, बाकी तो 2 लिखे हुए आपके डिटेल में, 2 ही और लिखने हैं। लिखो। क्या हुआ, लिखना नहीं है? लिख लिया पिछला। आ, राज्यपाल का परामर्श होता है, बाध्यकारी थोड़ी होता है परामर्श। परामर्श है, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करते हैं फिर नियुक्ति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश से बिन अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो फिर राज्यपाल का परामर्श नहीं होता है, फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। ये तो परामर्श ही है ना, राज्यपाल का परामर्श लिखा है। राज्यपाल का परामर्श, पूरी बात लिखी नहीं है तो लिख दो आप ही, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। आप ही लिख दो उसे कि राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट तो पूरा दोबारा पढ़ेंगे ना। लिख दिया। आगे, वित्तीय शक्तियां। इसको ऐसे ही लिखा करो, जो चीजें शॉर्ट में होती है उसको डब्बा बना के लिख दिया करो। एक एक लाइन याद नहीं होगी, लेकिन आपको न्यायिक शक्तियां पढ़ोगे तो आपको बातें रहेगी कि 4 बातें इसमें हैं। अनुच्छेद 161 है, 72(3) है, अनुच्छेद 217 है, अनुच्छेद 233 है। भले ही फिर आप डिटेल में नीचे लिख लिया करो, लेकिन फ्लो चार्ट बना दिया करो। ओके, ठीक। वित्तीय शक्तियां। पढ़ क्या रहे हैं? राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं। राज्यपाल कौन कौन से कार्य करते हैं, जिसमें से एक कार्य वित्तीय, वित्त से संबंधित है, धन से संबंधित कौन कौन से कार्य राज्यपाल करते हैं। देखो, बोलो कौन कौन से काम करते हैं, आपको जितने याद है वो बता दो पहले तो। वित्तीय शक्तियां आपको याद है जितना बता दो। ये तो खुद वेतन लेता है, खुद वेतन लेना शक्ति थोड़ी है। एक जो भी बजट पेश होता है राज्य विधानसभा में, जो भी बजट पेश होता है वो राज्यपाल रखवाता है। विधानसभा में सदन के पटल पे जो बजट रखा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये राज्यपाल रखवाता है। वित्त मंत्री से कहेगा कि बजट पेश करे, वित्त मंत्री फिर बजट पेश करते हैं। तब बजट जब भी पेश होता है तब ये कहते हैं कि राज्यपाल महोदय की आज्ञा से हम ये पेश करने जा रहे हैं, हम ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात, अनुच्छेद 202 में राज्य का बजट को क्या लिखेंगे, राज्य का बजट लिख दो, या फिर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है वहां पर संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण है। राज्य का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल, सदन के
पटल पर रखवाता है, पेश करवाता है या पेश करवाता है। पेश करेगा राज्य का वित्त मंत्री, लेकिन करवाएगा कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 202 और क्या काम करता है? अनुच्छेद 203 का खंड 3 है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। कोई भी अनुदान मांगना हो तो उसके लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। तो किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति से की जाती है। किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति से की जाती है। 203 3 203 का कौन सा खंड है? तीसरा। ओके। अनुच्छेद 207 किसी भी धन विधेयक को पेश करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। किसी भी धन विधेयक को पेश करने से पूर्व, सदन में रखने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राज्यपाल की। तो ये लो, किसी भी धन विधेयक को पेश करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक। और बताओ, लोकसभा में 207 है, तो वहां पे 108 तो नहीं होगा, 116 117 होना चाहिए। इतनी दूरी मिलेगा। तो धन विधेयक को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, तो वो 116 117 में जाके मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। धन विधेयक अलग चीज है। अगर आपको धन विधेयक का पूछना, तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में होती है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख करना हो तो 198 में होता है। परिभाषा 110 में है, प्रक्रिया 109 में है, लेकिन अनुमति राष्ट्रपति की है, ये 116 117 में जाके मिलेगा, देख लेना। बाकी 207 में। ठीक है, ओके। और क्या होता है? एक आकस्मिक निधि तैयार की जाती है। आकस्मिक निधि होती है अनुच्छेद 267 2 में। अनुच्छेद 267 2 में ये कहा गया है कि आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है? राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। और याद करो कि राज्यपाल कौन कौन से काम करता है वित्त से संबंधित। एक वित्त आयोग की नियुक्ति होती है। एक क्या होती है? वित्त राज्य वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग का गठन है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट अगर रखवानी है सदन के पटल पर, वह भी कौन रखाएगा? राज्यपाल रखवाएगा। ये लो, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, ये भी कौन रखवाता है? राज्यपाल रखवाता है। अनुच्छेद 243 आई का क्लॉज 4 है, उसी में रखवाएगा। एक केग भी क्या करता है? राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है। केग भी राज्य के लेखाओं का परीक्षण करता है और राज्य से संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल के समक्ष पेश करेगा। राज्यपाल उसको क्या करता है? विधानसभा में रखवाता है। तो ये लो, एक और लिख दो, केग की रिपोर्ट राज्यपाल विधानसभा में पेश करवाता है। केग की रिपोर्ट
अनुच्छेद कौन सा ये 151 का खंड 2 है। और क्या करता है, इतना तो बहुत है, लिखना मत। देखो अभी इधर फ्लो चार्ट बना लेना। देखो राज्यपाल के वित्त से संबंधित ऐसे वे सभी कार्य जो राज्यपाल धन से संबंधित होते हैं या धन से संबंधित रिपोर्ट पेश करवानी हो, धन से संबंधित किसी कमीशन का गठन करना हो, ये सारे वित्तीय शक्तियों में कवर करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? सबसे पहला काम बजट रखवाना, बजट पेश करवाना। बजट पेश करवाना राज्यपाल का दायित्व है। वित्त मंत्री की सहायता से ये बजट पेश करवाता है, अनुच्छेद 202। बजट पेश करने के बाद में विधानसभा में अनुदान की मांग की जाती है। अनुदान की मांग, किसी भी अनुदान की मांग करनी है, चाहे लेखानुदान हो चाहे प्रत्यानुदान हो, कैसा भी अनुदान है, और राज्यपाल की सहमति से ही अनुदान की मांग होती है। किसी भी धन विधेयक को अगर विधानसभा में पेश करना है तो पेश करने के लिए भी राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्य की आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किसके अधिकार में रहेगी? आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। संचित निधि किसके नियंत्रण में होती है? विधानसभा के नियंत्रण में होती है। संचित निधि से धन निकालना हो या धन डालना हो, यह सारा काम विधानसभा नियंत्रित करेगी। ठीक है, विधि द्वारा धन निकलेगा, विधि द्वारा धन उसमें डाला जाएगा। लेकिन आकस्मिक निधि ऐसी निधि है जिसमें विधानसभा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर राज्य को लगता है कि किसी ऐसी व्यवस्था आ गई है जहाँ बजट नहीं हो, मान लो बजट पारित नहीं हुआ, सरकार के पास में पैसा नहीं हो, राज्यपाल चाहे तो फिर आकस्मिक निधि से स्वयं क्या कर सकता है? पैसा जारी कर सकता है। तो आकस्मिक निधि 267(2), अनुच्छेद 267(2) आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। 267 से पहले अनुच्छेद 267(2) लिखा है ना, तो 267(1) में क्या है? केंद्र की आकस्मिक निधि, केंद्र सरकार की आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में रहेगी? राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहेगी। इससे पहले एक और अनुच्छेद है 266, उसके दो उपबंध है, 266(1), 266(2). 266(1) में यह कि संचित निधि होगी, और 266(2) में है कि लोक लेखा निधि, लोक लेखा मद होगा, लोक लेखा निधि जिसको कहते हैं, ये दो निधियां हो रहेगी। ये संसद के नियंत्रण में कह दो, या राज्य की बात है तो राज्य की विधानसभा के नियंत्रण में कह दो। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि राज्य की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, तो अनुच्छेद 266। ठीक है, और खंड आ जाए तो खंड 1, और लोक लेखा निधि आ जाए तो अनुच्छेद 266(2). 267(2) में क्या है? आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होगी और केंद्र की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होगी। 267(1) में राज्य के वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित वित्त की अनुशंसा करने के लिए, वित्त पर रिपोर्ट देने के लिए राज्यपाल क्या करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 243(I). इसी में राज्य वित्त आयोग की जो भी रिपोर्ट होती है उसे राज्यपाल को पेश की जाती है, राज्यपाल उसे सदन के पटल पे रखवाता है। वही 243(I), मोटा मोटा याद करो तो 243(I), और उसमें छोटा सा याद करो तो उसका क्लॉज 4 होगा। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के बाद में एक केग भी क्या करता है? जो राज्य की लेखा है, जो राज्य के जितने भी मद होते हैं, जैसे संचित निधि का लेखा है या लोक लेखा निधि का लेखा है, ये लेखा रखने का दायित्व केग का होता है। केग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और ये एक संवैधानिक पदाधिकारी होता है। संवैधानिक पदाधिकारी होता है, कार्यकाल की निश्चितता होती है, शपथ भी लेता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इसकी। अनुच्छेद 148 नियुक्ति होती है, सारी बातें होती है, इसलिए इसको कार्यकाल की सुरक्षा है, और इसकी रिपोर्ट मायने रखती है। केंद्र सरकार से संबंधित है तो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। राज्य से संबंधित लेखा मद है तो फिर राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाएगी, और राज्यपाल क्या करेगा? उसे विधानसभा में रखवाएगा। सारे राज्यों का रिकॉर्ड रखता है ये सारे काम किसके हैं? राज्यपाल के वित्त से संबंधित है। अब आप इसको फ्लो चार्ट में बनाओ। फ्लो चार्ट में कुछ जगह, जैसे ये अपने आप में पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, सब अपने आप में पूरे ही है, इनको लिख देना है। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को पेश की जाती है, राज्यपाल विधानसभा में पेश करता है। यहाँ पे लिख देना के की रिपोर्ट राज्यपाल को पेश की जाती है, राज्यपाल विधानसभा में रखवाता है।
लिखने में क्या, याद करने में आप 203 याद कर लो, सबको याद नहीं होता तो, लेकिन लिख लिख तो लो। लिख तो सकते ही है ना, याद ही तो नहीं होते। संविधान आपके लिए ये तो, नागरिकों के मौलिक अधिकार इसलिए दिए हैं ताकि राज्य तानाशाही नहीं करे। याद करने की समस्या हो रही है, मैं रिवीजन कर दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो। कोरोना काल में ऐसे क्या नौबत है, संसद तो चल रही, ये संसद भी चल रही थी, विधानसभा भी चल रही थी, फिर भी आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जा सकता है। आकस्मिक निधि से पैसा तब निकालते हैं जब कई बार क्या होता है, बजट लेट हो जाता है, बजट लेट हो गया या बिल पारित नहीं हुआ, स्वीकृति नहीं मिली, उस समय आकस्मिक निधि से पैसा निकालते हैं। कई बार ऐसी आपदा आ गई, जैसे कोरोना, जैसे मान लो, या कोई भूकंप, कोई आगजनी, तुरंत पैसे की आवश्यकता है, तभी इससे पैसा निकाला जाता है। नहीं, राज्यपाल की सैलरी नहीं आई तो आकस्मिक निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लिख लिया क्या, पीछे लिख लिया। इतनी जल्दी क्यों उड़ते हो। एक दो बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, दो तीन बार रिवीजन हो जाएगा तो चीजें याद होने लगी जाएगी। याद करना जरूरी है। इसमें क्या ट्रिक है, 202 है, 202 के बाद में 203 आएगा, 203 के बाद में 207 है, 207 के बाद में 267 है। आपको तो क्रम से ही करवाया है, ऊपर नीचे तो भूलने वाला तो करवाया ही नहीं है, बार बार लिखना पड़ेगा। भाई ये तो सबको याद होता है कि राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अब आपको ये देखना है कि संविधान में ऐसा कौन सा उपबंध है जो ऐसा प्रावधान करता है, तो 203 है। 203 में भी काफी सारी बातें हैं, उसमें से एक क्लॉज है 3। थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है लेकिन, ना, ऐसे सारे आर्टिकल एक साथ याद नहीं कर सकते। हाँ, वित्तीय शक्तियों के आर्टिकल आप जरूर, आपका दिमाग जब भी रीड करे ना, तब आप जरूर ऐसा कर सकते हो कि वित्तीय शक्तियाँ 203, 203 3, 207, 267 2, 243 आई, 151 2, या आपका दिमाग ने एक बार रीड कर लिया, इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं कि 202 बजट है, 203 अनुदान है, 207 धन विधेयक है, 267 आकस्मिक निधि है, 243 आई वित्त आयोग है, 151 2 के की रिपोर्ट है। मुझे दिख रहा है ना, राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल सदन के पटल पर रखवाता है, सदन के पटल पर रखवाता है। सदन के पटल पर रखवाता है।
आगे अनुच्छेद 151(2), 151(2) में आपको यह लिखना है कि केग की रिपोर्ट, CAG, केग की रिपोर्ट राज्यपाल राज्यपाल सदन के पटल पर रखवाता है। CAG। RS परीक्षा के अंदर ये भी पूछा था, केग की फुल फॉर्म लिखो, 2 नंबर का प्रश्न था। केग की फुल फॉर्म 2 नंबर का प्रश्न था। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लिख लिया? अच्छा, लिख लिया तो बता दो क्या क्या लिखा। ये लो स्लाइड हटा दे और फिर नेक्स्ट, तो अब लिख दो। क्या हुआ, लिखे नहीं? ये लो लिखो। जब भी राज्यपाल पूरा होगा उसके बाद में विधानसभा थोड़ा सा ही बचा रहेगा। राज्यपाल के साथ में सारे काफी उपबंध आ जाएंगे। आज तो क्या 3-4 दिन में पूरा नहीं होगा। इसके बाद में आपको काफी सारी रिपोर्ट पढ़ाएंगे, सरकार या कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाएंगे, पुंछ आयोग के पढ़ाएंगे, ARC फर्स्ट, ARC सेकंड पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके तो नहीं आते, हमारे तो आते हैं। ये पढ़ाएंगे, इसके बाद सारे राज्यपालों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर कहीं मुख्यमंत्रियों का नंबर आएगा। रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं, राज्यपाल फिर विधानसभा में रखवाते हैं। डाउट हो जो पूछ लो भी तो, डाउट है जो पूछ लो कि सर ये कैसा है, ये कैसा है। अच्छा, मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। चले, वित्तीय शक्ति आप बताओ कौन कौन से अनुच्छेद, वित्तीय शक्तियों में क्या क्या है? 202, 202 के अंदर तो क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। देखो बजट शब्द का उल्लेख कहाँ पर नहीं है? संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण भी पूछ सकता है अनुच्छेद 202 में। वार्ष किसका उल्लेख है? बजट का, वार्षिक वित्तीय विवरण फला, और कुछ भी लिख दे वो, ठीक है ना। ठीक है, किसी भी अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 203 का खंड 3। कोई भी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा, अनुच्छेद 207। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक की जो परिभाषा होती है, परिभाषा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 199। धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है, ये विधेयक कैसे लाया जाएगा, कैसे पेश किया जाएगा, कैसे पारित होगा, इसका उल्लेख कहां पर मिलेगा? अनुच्छेद 198। 110 में अपन राज्य पढ़ रहे हैं, 110 में पूरे का पूरा केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का है 110 में। 109 में वहां के धन विधेयक की प्रक्रिया है। राज्य के धन विधेयक के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, 207। धन विधेयक की परिभाषा 199। धन विधेयक की प्रक्रिया 198। धन विधेयक होते क्या है, धन विधेयक किससे किससे संबंधित होती है? तो धन विधेयक की परिभाषा के अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं। पहला कहा गया है कि ऐसा कोई भी विधेयक
जो टैक्स से संबंधित हो, जिसमें टैक्स लगाना हो, या तो टैक्स आप लगाना हो या टैक्स को हटाना हो, किसी कर को लगाना हो, किसी कर को हटाना हो, या किसी कर में परिवर्तन करना हो, किसी कर में क्या करना हो, परिवर्तन करना हो, तब धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है। आप कोई उधार ले रहे हैं, राज्य कुछ उधार लेना चाहता है, राज्य कोई भी उधार लेना चाहता है, तो भी क्या, धन विधेयक। ऐसा तो नहीं कि कार्यपालिका खुद उधार ले लेगी, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। अगर राज्य कुछ ऐसा करता है जिससे उस पर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व क्रिएट होता है, वित्तीय उत्तरदायित्व जैसे कहते हैं ना, जावनी ने ना कि मेरे ब्याह पर इसको रुपए दे दो, ठीक है, ऐसा कुछ कहे, वित्तीय उत्तरदायित्व तैयार हो, वित्तीय उत्तरदायित्व, ऐसा कोई विधेयक हो, वो भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। संचित निधि से कुछ पैसा निकालना हो, संचित निधि से पैसा निकालना हो, संचित निधि में पैसा डालना हो, आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो, आकस्मिक निधि में पैसा डालना हो, तब भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। लेखा निधि से कुछ पैसा निकालना हो, लेखा निधि में कुछ पैसा डालना हो, तब भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। संचित निधि से किसी धन का विनियोग करना हो, संचित निधि से धन का विनियोग, विनियोग का मतलब होता है एक तरीके से प्रस्ताव पेश करना हो, संचित निधि से धन निकालने के लिए प्रस्ताव पेश करना हो, विनियोग करना हो, विनियोग प्रस्ताव पेश होता है, तो वो भी क्या होगा, ये होगा, धन विधेयक होगा। और क्या हो सकता है, दे दिए ना, उधार लेना हो, देना हो, सब उसी में आ जाएगा। आकस्मिक निधि हो जाए, संचित निधि हो जाए, लोक लेखा निधि हो जाए, उधार हो, और कोई ऐसा व्यय जिसको संचित निधि पर भारित करना हो, पहले तो संचित निधि पर नहीं है, लेकिन अगर बाद में भारित करना चाहते हैं, किस पर, संचित निधि पर, तो संचित निधि पर अगर किसी व्यय को भारित करना चाहते हैं, तब भी क्या होगा, वो धन विधेयक होगा, तब भी धन विधेयक होगा। इनसे संबंधित, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न, इनसे संबंधित कोई भी विषय हो, जरूरी नहीं हो ऐसा ही हो, इनसे संबंधित भी कुछ हो, तो भी क्या होगा, धन विधेयक होगा। सम्मत, मुआवजा वगैरह नहीं होते, मुआवजा वगैरह देते, ये सीएम फंड होता है, सीएम रिलीफ फंड बना होता है एक, सीएम रिलीफ फंड से जारी करते ही है, हाँ, वहां से धन विधेयक नहीं होता। भारित, भारित संचित निधि पर, किसी व्यय को संचित निधि पे भारित घोषित करना हो, तब भी क्या होता है, फिर धन विधेयक होता है। धन विधेयक क्या नहीं होते, इसका भी जवाब है कि कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगर आपने कोई ऐसा प्रावधान किया है, जो कोई फीस, अगर आपने कोई फीस ली है, आपने कोई फीस ली है, आपने कोई शुल्क लगाया, कोई फीस है, कोई शुल्क है, और कोई सेवा के लिए शुल्क लगाते हैं, कई बार सेवा के लिए, सेवा के लिए शुल्क, जैसे ई मित्र पर सेवा 10 रुपए की घोषित करनी है, कोई सेवा 50 रुपए की घोषित करनी है, तो फिर वो धन विधेयक नहीं है। या फिर किसी स्थानीय प्राधिकारी ने, या फिर स्थानीय जो भी निकाय है, स्थानीय निकाय, इन निकायों ने स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई टैक्स लगाया है, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई टैक्स लगाया है, या उसको हटाया है, या उसमें कोई परिवर्तन किया है, तो भी धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कोई कर लगाना, हटाना, या फिर परिवर्तन करना, ऐसा कुछ होता है तो उसको क्या नहीं मानेंगे, ये जो भी है, इनको धन विधेयक नहीं माना जाता है। हाँ, तो उसमें है ना, अगर राज्य राज्य किसी प्रकार का टैक्स लगाता है, अगर विधानसभा किसी प्रकार का टैक्स इंपोज करती है, तब तो धन विधेयक है। लेकिन कोई स्थानीय प्राधिकारी, कोई स्थानीय निकाय, जैसे नगर पालिका हो, कोई नगर पंचायत हो, या ग्राम पंचायत हो, अगर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई टैक्स लगाना चाहती है, किसी टैक्स को हटाना चाहती है, या किसी टैक्स में परिवर्तन करना चाहती है, तो फिर
धन विधेयक नहीं माना जाएगा। और प्रश्न यहीं से बनेगा, कौन धन विधेयक है या कौन सा धन विधेयक नहीं है। तब आपको कहना होगा कि अगर सरकार ने कोई फीस लगाई है, कोई शुल्क लिया है, किसी सेवा के बदले किसी भुगतान को चालू किया है, या किसी स्थानीय निकाय ने किसी टैक्स को लगाया है, हटाया, उसमें परिवर्तन किया है, ये जरूरी होने चाहिए, स्थानीय निकाय होनी चाहिए, लोकल बॉडी होनी चाहिए, लोकल आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कब कब माना जाएगा? जब सरकार ने टैक्स लगाया, टैक्स हटाया या टैक्स में परिवर्तन किया है, सरकार ने कुछ उधार लिया है, या सरकार ने अपने बिहाफ वित्तीय उत्तरदायित्व लिया है, या सरकार ने संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकाला है या धन जमा करवाया, संचित निधि से कुछ धन का विनियोग करना हो, संचित निधि पर किसी व्यय को भारित करना हो, इवन लोक लेखा निधि, केंद्र में लोक लेखा नीति, केंद्र सरकार के जो प्रावधान है उसमें लोक लेखा निधि से जो भी परिवर्तन होगा, धन जमा कराना निकालना, उसको धन विधेयक नहीं माना। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकारों में माना जाता है। तो राज्य सरकार में किसी व्यय को संचित निधि में भारित करना हो या निधि से कोई धन निकालना हो, तब भी क्या है? धन विधेयक है। या इनसे जुड़ा हुआ कोई भी, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रावधान हो तो धन विधेयक है। 2014 में जब आधार विधेयक को पास करवाया गया था, आधार को अनिवार्य बनाया गया, पास करवाया गया, तो उसको धन विधेयक बना के पास करवाया गया था। यह कहा गया था कि आधार के कारण पैसा जो डीबीटी के कारण जो ट्रांसफर होगा वो पैसे से संबंधित है, इसलिए धन विधेयक है। और धन विधेयक पर स्पीकर का फैसला या अध्यक्ष का फैसला, विधानसभा है तो विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा है तो लोकसभा का जो प्रमाणीकरण होता है वो अंतिम होता है। उन्होंने अगर ये प्रमाणीकरण कर दिया है कि ये धन विधेयक है तो वो फिर धन विधेयक है, उसको कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतनी बातें समझ में आती है? ये धन विधेयक हो गया। इसके अलावा 267 अनुच्छेद 267 का कौन सा खंड? दूसरा खंड आकस्मिक निधि का प्रावधान करता है। आकस्मिक निधि किसके कंट्रोल में रहने वाली है? राज्यपाल के कंट्रोल में रहने वाली है। 266 इससे एक अनुच्छेद पहले चले जाओ तो संचित निधि का प्रावधान करता है। संचित निधि विधानसभा के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, 266 का दूसरा खंड लेखा निधि का प्रावधान करता है। लेखा निधि भी किसके नियंत्रण में रहती है? विधानसभा के नियंत्रण में रहती है, इसलिए दोनों प्रावधान यहाँ नहीं लिखते। और कुछ दो रिपोर्टें हैं, 243 आई के तहत वित्त आयोग की रिपोर्ट है, और 151 के तहत 151(2) के तहत केग की रिपोर्ट है। ये केवल ये जितने भी प्रावधान है ये किससे संबंधित है? वित्तीय शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, क्या लिखवाऊं इसमें बताओ? तो वो भी तो लिखो, कौन धन विधेयक है कौन धन विधेयक नहीं है, लिखो इसको अभी। पहले वाला तो फ्लो डायग्राम बना ही रखा है। ठीक है, लिख लो धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199। धन विधेयक की परिभाषा में क्या क्या शामिल हो जाएंगे? इसी में लिख लो, निम्न विषय से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। निम्न विषयों से संबंधित विधेयक, निम्न विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। निम्न विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। कौन कौन से विषय है? अब एक एक करके लिखते जाओ। नंबर 1, नंबर 1, राज्य द्वारा किसी टैक्स, किसी कर को लगाने, राज्य द्वारा किसी कर को लगाने, कौमा हटाने,
या परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक, या परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक। नंबर 2, राज्य द्वारा धन उधार लेने राज्य द्वारा धन उधार लेने या किसी प्रकार के वित्तीय उत्तरदायित्व को ग्रहण करने से संबंधित विधेयक। तीसरा लिखो, राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि, राज्य की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि में धन जमा करवाना तथा निकलवाने से संबंधित विधेयक। धन जमा करवाने तथा निकलवाने से संबंधित विधेयक। अगला लिखो 4 नंबर, संचित निधि से धन का विनियोग करने वाला विधेयक। विनियोग खुद अपने आप में विधेयक होता है, ठीक है। संचित निधि से धन का विनियोग करने वाला विधेयक। 5 नंबर, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करने वाला विधेयक। किसी खर्च को संचित निधि पर भारित घोषित करने वाला विधेयक। संचित निधि पर भारित घोषित करने वाला विधेयक। नंबर 6 पर लिखो, राज्य की लोक निधि से धन को निकालने तथा जमा करवाने से संबंधित विधेयक। राज्य की लोक निधि से धन को निकालने तथा जमा करवाने से संबंधित विधेयक। अगला नंबर लिखो 7 नंबर, उपर्युक्त विषयों से संबंधित अन्य विधेयक।
बी धन विधेय की परिभाषा में शामिल होते हैं। बी धन विधेय की परिभाषा में शामिल होते हैं। आगे लिखो, निम्न विधेयक धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं। निम्न विधेयक धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न बनेगा यहाँ से, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो। पहले तो नहीं बनते थे, लेकिन आजकल बनने लग गए हैं। निम्न विधेयक धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लगाओ, किसी फीस कौमा शुल्क कौमा शास्ती ऐसे लिख देना। शुल्क, शास्ती या जुर्माना या किसी सेवा के लिए शुल्क निर्धारित करने वाला विधेयक नंबर 2 लिखो, स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी कर को लगाने कौमा हटाने या परिवर्तन करने से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं माने जाते हैं। क्लियर? बात क्लियर? याद रह जाएगी? कोई डाउट, समस्या याद करने के अलावा? चलो आगे। अब आपातकालीन शक्तियां अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। आपातकाल अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजने की शक्ति होती है। प्रतिवेदन जब भेजा जाता है स्वयं विवेक के आधार पर, तो आपातकाल की घोषणा हो सकती है, राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए कोई अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ते हैं कुछ कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें पहला लेते हैं सरकार या कमीशन। सबसे बड़ा कमीशन राज्यपाल के संबंधों पर चर्चा करने वाला यही था। एआरसी ने भी चर्चा करी है, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुछ चर्चा करी है, पुंछी आयोग ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। इनके केवल सुझाव है, सुझाव केवल व्यावहारिक उपयोग के लिए है। संविधान में इन सुझावों के आधार पर कोई बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। आज भी सुझाव ही है,
प्रश्न ऐसा ही बनता है कि सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में कौन सी सिफारिश नहीं करी, या प्रश्न ऐसा बनेगा कि सरकारी आयोग ने राज्यपाल के संबंध में कौन सी सिफारिश की थी। ये दो ही प्रश्न बनने वाले होते हैं। या कोई सिफारिश दे देंगे और पूछ लेंगे कौन से आयोग ने की, किसी आयोग का गठन कब हुआ, कौन कौन सदस्य थे, कौन कौन अध्यक्ष थे, ये पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। इससे बड़ा प्रश्न इसमें बनता नहीं है, लेकिन सिफारिश से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे? सरकारी आयोग। एक दिन छुट्टी आने के बाद में दूसरे दिन लेजी फील होता है क्या? संडे का पेपर दिया था? किस किस ने दिया पेपर? दिया कि नहीं दिया? कितने पॉलिटी के प्रश्न किए? था ना पॉलिटी के प्रश्न होने वाले। क्यों, राज्यपाल के प्रश्न होने वाले नहीं थे? अच्छा, ये भी है क्या? मतलब कि अब, अच्छा अच्छा, तो जब केवल राज्यपाल का टेस्ट होगा तब तो अच्छे से कर दोगे। पेपर तो देना पड़ेगा, लेकिन लेकिन उसमें राज्यपाल के कुछ प्रावधान रिसेंटली करवाए थे। हाँ, तो आपका पढ़ा हुआ है, जो आपने जो पढ़ा उसमें से पेपर ले लेंगे थोड़े दिन में, फिर पता चल जाएगा। वो तो सभी के लिए होता है ना, वो तो आ, वो तो सभी के लिए होता है। राजस्थान का राज्यपाल राज्यपाल हो जाएगा ना, राज्यपाल का टॉपिक खत्म होते ही राज्यपाल का पेपर बनाएंगे, वही 100 प्रश्न बनाएंगे अच्छे खासे। घुमा घुमा के ही देंगे, तो डायरेक्ट क्या देंगे? चलो सरकारी आयोग के बारे में देखो। सरकारी आयोग का उद्देश्य क्या था? गठन करने का उद्देश्य था इसका केंद्र राज्य के संबंधों की चर्चा करना। उद्देश्य क्या था इसका? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा। इसमें ऐसा माना गया है कि समाज में जो परिवर्तन आए हैं, राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं, उनके कारण केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में भी कुछ परिवर्तन आ गए हैं, उनकी समीक्षा करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया सरकारिया व्यक्ति का नाम ही था, ये रिटायर्ड जस्टिस थे। कौन थे? रिटायर्ड जस्टिस थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। RS सरकारिया। सरकारिया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। ये इसके अध्यक्ष थे। ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा दो व्यक्ति इसमें सदस्य भी थे। इसमें दो क्या थे? सदस्य भी थे। सदस्य कौन कौन थे? एक डॉक्टर SR, एक डॉक्टर थे SR सेन, और एक थे B शिवरमन। ये इसके दो सदस्य थे। गठन कब हुआ था इसका आयोग का गठन? आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया था। आयोग का गठन किसने किया था? केंद्र सरकार ने किया था। और केंद्र सरकार ने भी, होम मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी करी थी। केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में भी किसने? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय के होम मिनिस्टर उस समय बूटा सिंह थे। बूटा सिंह का नाम तो सुना ही है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही चर्चा में थे बूटा सिंह। ठीक है ना? तो गृह मंत्रालय के उस समय होम मिनिस्ट्री में बूटा सिंह थे। इन्होंने इसका गठन किया था। गठन 6 जून 6 जून 9 जून 9 जून 1983 को किया गया। कब किया गया?
6 जून ही 9 जून 1983 को होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके आर्य सरकार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। आयोग का कार्य था केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। इसके दो सदस्य और थे, डॉक्टर एस.आर. सेन और डॉक्टर बी शिवरमन। इसके दो सदस्य थे। इस आयोग ने करीबन 5 साल काम किया। 5 साल काम करने के बाद में मार्च 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। मार्च में या जनवरी 1988 में, वर्ष याद कर लो, 1988 में अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में इसने 19 चैप्टर्स में रिपोर्ट दी। 247 सिफारिशें करी थी इसने अपनी रिपोर्ट। छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं थी। 19 चैप्टर्स थे, उसमें से 247 सिफारिशें की गई थी केंद्र सरकार से। कितनी लागू हुई वो तो बाद का विषय था। 247 सिफारिशें थी, 1600 पेज में रिपोर्ट दी थी। साहब सभी राज्यों से चर्चा की गई थी, सभी राज्यों से चर्चा की, राज्यपाल से चर्चा की, इवन कुछ संविधान सभा के कुछ व्यक्ति जो उस समय जीवित थे, ठीक है, उनसे भी चर्चा करी। मोहन सिंह मेहता का नाम आया था, मोहन सिंह मेहता से भी चर्चा करी थी। और भी काफी सदस्य थे, लेकिन राजस्थान से तो यही थे, मोहन सिंह मेहता जुड़े हुए थे। इनसे भी चर्चा हुई, राज्यपालों से चर्चा हुई, कुछ पार्टियों से भी चर्चा की गई, दलों से चर्चा की। चर्चा के बाद में 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट में 247 सिफारिशें की गई थी। कितनी सिफारिशें की गई? 247। मैं पूरा ही दोबारा लिख देता हूँ। यह राज्यपाल से भी संबंधित है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करता है उससे भी संबंधित है। आपातकालीन शक्ति जो राज्यपाल उपयोग करते हैं, आपातकालीन उपबंधों से भी संबंधित है। 19 अध्याय में से 3 अध्याय तो राज्यपाल का रोल, राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करने की शक्ति और आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, जिस पर हमें चर्चा करनी है। ये छोटी छोटी बातें आपको पहले याद होनी चाहिए सरकारी आयोग के बारे में। सरकारी आयोग का गठन केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके किया। अधिसूचना 9 जून 1983 को जारी की। इस अधिसूचना के द्वारा आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इसके दो अन्य सदस्य और थे, डॉक्टर एस.आर. सेन और डॉक्टर बी शिवरमन। आयोग को केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करनी थी। आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें 247 सिफारिशें केंद्र सरकार से की गई थी। इसमें राज्यपाल से संबंधित भी कुछ सिफारिशें है। क्या क्या सिफारिशें की गई अब देखो। राज्यपाल तो पढ़ लिया आपने, तो सिफारिशें भी देखो। इसके बारे में यहीं से लिख लोगे फ्लो चार्ट में ही, क्योंकि ये फ्लो चार्ट में पूरा ही है। फ्लो चार्ट में इसमें कुछ बाकी है नहीं। गठन कब हुआ, रिपोर्ट कब दी, उद्देश्य क्या था, कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है, ये इसमें सब भी है। इसको लिख लो, फिर मैं रिपोर्ट करवा देता हूँ। ऐसे 4-5 कमीशन ही है, ज्यादा नहीं है। सरकारी आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग पहला और दूसरा, ठीक है। एक पुंछी आयोग है। ऐसे कैसे, इसको आप अच्छे से और अरेंज कर देना, उतारना ऐसे ही है फ्लो चार्ट में सरकारी आयोग के बारे में। सरकारी आयोग के बारे में हर जगह प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की वैकेंसी हो चाहे फिर राज्य सरकार की वैकेंसी हो। नाम तो बार बार सुनते ही हो। सरकारी आयोग ने ये कह दिया था, लेकिन मानी नहीं बात। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे परीक्षाओं का स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है। अब केवल 2-4 लाइनें याद करने से काम नहीं चलेगा। अच्छे फैक्ट्स
और तथ्य अच्छे से जुटाने पड़ेंगे आपको। ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप याद करोगे ना, ये कभी भी जीरो नहीं होगी। ये रिपोर्ट जब से पेश हुई है ना, तब से लगा कि आज तक ऐसी ही है, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सरकारी आयोग लिख दिया। याद तो रह जाएगा। फिर सुन लो। सरकारी आयोग केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 9 जून 1983 को आर्य सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका नाम था सरकारिया आयोग। इस आयोग का कार्य केंद्र राज्य के संबंधों की समीक्षा करनी थी। इस आयोग के 2 सदस्य और थे, एसआर सेन और बी शिवरमन। इस आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट पेश करी। अपनी रिपोर्ट इसने 19 अध्याय और अपनी रिपोर्ट 19 अध्यायों में पेश करी। करीब 1600 पेज थे, जिसमें 247 सिफारिशें केंद्र सरकार से की गई थी। अब सिफारिश है, पेज है, कितने अध्याय थे, ये तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन राज्यपाल के संबंध में क्या क्या सिफारिशें करी, ये जरूर पूछा जा सकता है। देखो सिफारिश है। अब पूरा का पूरा राज्यपाल जो आपने पहले पढ़ रखा है, अब उसको पूरा रिकॉल करना पड़ेगा। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद पहले 153 है, 154 उसमें कार्यकारी शक्ति है, 155 में उसकी नियुक्ति है। 156 में क्या है? 156 में उसका टेन्योर है, 157 में उसके पद के लिए क्वालिफिकेशन है, 157 में कंडीशंस है। ठीक है। और क्वालिफिकेशन में केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ में 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी होना चाहिए। ऐसा राज्य जिसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो गई और भारत का नागरिक है, वो राज्यपाल बन सकता है। सरकारी आयोग ने कहा कि इसमें थोड़ा सा संशोधन और किया जाना चाहिए, थोड़ा सा संशोधन और किया जाना चाहिए। भारत का नागरिक और साथ में अदर स्टेट का नागरिक भी होना चाहिए, अदर स्टेट का निवासी होना चाहिए। वो जिस स्टेट में राज्यपाल को नियुक्त किया जा रहा है, उस स्टेट का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर उस स्टेट का व्यक्ति भी है तो ये होना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ का जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, या तो उससे एकदम अलग होना चाहिए, या तो उससे एकदम क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर उससे जुड़ा हुआ भी है तो इतना सा जुड़ा रहना चाहिए, ज्यादा नहीं जुड़ा रहना चाहिए। कहना मतलब बस थोड़ा सा संबंध रख सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह कही कि राज्यपाल जिस भी व्यक्ति को बनाया जाए वो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया। समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति जो हो उसे राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। समाज के प्रसिद्ध व्यक्ति को क्या बनाओ, राज्यपाल बनाओ। चौथी बात यह कही कि हम ये देखते हैं कि केंद्र सरकार अपने किसी पॉलिटिकल राजनीतिज्ञों को क्या करती है, राज्यपाल बना देती है। सरकारी आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार को बचना चाहिए इससे। सत्तारूढ़ दल को अपने दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को, अपने दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे स्टेट में राज्यपाल बनाने से बचना चाहिए जहां दूसरे दल की सरकार हो,
या जहां पर गठबंधन की सरकार हो। क्या कहा? राज्यपाल को केंद्र सरकार को सत्तारूढ़ दल के किसी राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे राज्य में राज्यपाल बनाने से बचना चाहिए जहां पर दूसरे दल की या गठबंधन की क्या हो, सरकार हो। ये तो हो गई नियुक्ति से संबंधित बातें। और भी बातें गई कि राज्यपाल थोड़े पद के लिए इनसिक्योर फील करते हैं। राज्यपाल को सेवा समाप्ति के बाद में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार के नियोजन में नहीं लगाना चाहिए, कैसा भी नियोजन हो। राज्यपाल को राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल को राज्यपाल बनाया जा सकता है, राज्यपाल को उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़वाए जा सकते हैं, राज्यपाल को राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन किसी लाभ के पद पर नियोजित नहीं करना चाहिए। राज्यपाल को या उसके जीवन साथी को सेवानिवृत्ति कार्यकाल के बाद में सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट बेनिफिट देने चाहिए। रिटायरमेंट के क्या देने चाहिए? बेनिफिट देने चाहिए। जब नियुक्ति की बात आती है तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सरकारी आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाना चाहिए। संशोधन करके राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का परामर्श अनिवार्य कर देना चाहिए। संशोधन करके संवैधानिक बाध्यता ही कर देनी चाहिए कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाए तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति करते हैं। सरकारी आयोग ने कहा कि इसमें संशोधन करो और ये करो कि सीएम का परामर्श क्या कर जाए, अनिवार्य हो जाए। जब सीएम के परामर्श से किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाएगा तो थोड़ा संवैधानिक जो संकट उत्पन्न होता है, इसके उत्पन्न होने की संभावना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सरकारी आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति स्वयं तो नियुक्त करता नहीं है, मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक गोपनीय परामर्श प्रधानमंत्री को लोकसभा के स्पीकर से भी करना चाहिए और एक गोपनीय परामर्श उपराष्ट्रपति से भी करना चाहिए। सरकारी आयोग ने यह कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो एक संवैधानिक बाध्यता की जानी चाहिए। अनुच्छेद 155 में संशोधन करके मुख्यमंत्री के परामर्श को अनिवार्य कर दे, लेकिन एक संवैधानिक बाध्यता तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक गोपनीय परामर्श होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो स्पीकर के साथ में करे और उपराष्ट्रपति के साथ में करे, इन दोनों के साथ में गोपनीय वार्ता करे, परामर्श करे। इस परामर्श को जो केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करे, राज्यपाल को राष्ट्रपति को करे, सिफारिश करे। और राष्ट्रपति जब भी नियुक्त करे तो तब किससे परामर्श ले, मुख्यमंत्री से परामर्श ले। कुछ हटाने से संबंधित था कि राज्यपाल को सीधा हटाया जाता है। इन्हें कहा कि राज्यपाल को सीधा नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष के कार्यकाल की सुरक्षा देनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो, राज्यपाल को हटाना आवश्यक समझे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि राज्यपाल को हटाना ही पड़े या किसी दुराचार के कारण, किसी संविधान का अतिक्रमण करने के कारण राज्यपाल को हटाया जाता है, तो राज्यपाल से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। राज्यपाल से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। इन्होंने कहा कि राज्यपाल से स्पष्टीकरण ही नहीं लेना चाहिए, केंद्र सरकार को सदन के पटल पर भी रखना चाहिए। जब किसी राज्यपाल को 5 साल से पहले हटाया जाए या किसी राज्यपाल का ट्रांसफर किया जाए, या तो हटाए या फिर ट्रांसफर करे, दो ही चीजें संभव हो सकती है। हटाना हो, ट्रांसफर करना हो, या कार्यकाल को पहले ही समाप्त करना हो, तब केंद्र सरकार को सदन में एक स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए, सदन में एक स्पष्टीकरण रखना चाहिए। स्पष्टीकरण में अगर हटाने की बात है या ट्रांसफर करने की बात है या कार्यकाल को पहले समाप्त करने की बात है, तो राज्यपाल से भी स्पष्टीकरण लेकर सदन के पटल में रखना चाहिए। ठीक है। और भी कुछ बाध्यता, कई बार मुख्यमंत्री राज्यपाल से मांग करते हैं अधिवेशन को बुलाने की मांग करते हैं, लेकिन राज्यपाल कई बार अधिवेशन नहीं बुलाते हैं। कई बार मुख्यमंत्री राज्यपाल मांग करता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बुलाता है।
इसके लिए भी प्रावधान किए गए कि जब तक मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल है, जब तक मंत्रिपरिषद को बहुमत हासिल है, तब तक मुख्यमंत्री ने अगर अधिवेशन बुलाने की या अधिवेशन को समाप्त करने की या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की है तो यह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होना चाहिए, राष्ट्रपति को मानना चाहिए। जब मुख्यमंत्री को विश्वास हासिल नहीं हो और फिर राष्ट्रपति विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है तो फिर वहां पर भंग न करके राज्यपाल को अधिवेशन बुला के फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। आपके सारे प्रावधान याद तो आ रहे हैं या मैं बोला जा रहा हूं और आप सुनते जा रहे हो? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है नियुक्ति करने से संबंधित। इतना ही लिखा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यह भी नहीं लिखा गया कि मुख्यमंत्री किसको बनाया गया जाएगा। सरकारी आयोग ने कुछ सिफारिशें दी, अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। अगर बहुमत दल प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ किसी दल को, तो फिर हम 4 बातें बता रहे हैं, इन 4 बातों को क्रम से फॉलो करो। अगर चुनाव पूर्व कोई गठबंधन हुआ है तो उसे पहले सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करो। चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ है, चुनाव के बाद में सबसे बड़ा दल अगर निर्दलीय के सहयोग से सरकार बनाना चाह रहा है, चुनाव पूर्व गठबंधन हो गया उसको प्रायोरिटी में 1 नंबर पर। चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं हुआ तो चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा दल है अगर वो निर्दलीय के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हैं तो फिर उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए। ना चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ है, ना कोई बड़ा दल निर्दलीय के सहयोग से सरकार बनाना चाहता है, तो चुनाव बाद में गठबंधन हो और गठबंधन में अगर भाग लेने वाले सभी दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं तो फिर उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। या ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद में गठबंधन हुआ और सरकार में शामिल होने वाले सारे दल तो नहीं, कुछ दल सरकार में शामिल होना चाहते हैं, कुछ दल बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, तो उसे आमंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें कहा, वापस रिपीट करता हूं कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, तो राज्यपाल को मुख्यमंत्री उसे बनाया जाना चाहिए जो सब स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके आए। ऐसा कोई दल जिसको स्पष्ट बहुमत मिला है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर आप ये देखो कि चुनाव से पूर्व अगर कोई गठबंधन हुआ है, गठबंधन जो सबसे बड़ा दल है, गठबंधन के रूप में सबसे बड़ा दल है, उसे मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। अगर गठबंधन दल भी मौजूद नहीं है तो ऐसा कोई दल जो निर्दलीय के सहयोग से सरकार बनाना चाहते हो उसे आमंत्रित करे। अगर ऐसा भी नहीं है तो चुनाव के बाद 2 कंडीशन हो सकती है। चुनाव के बाद में गठबंधन बने, गठबंधन ऐसा हो कि सारे के सारे सरकार में भाग लेना चाहिए। गठबंधन ऐसा है कि कुछ तो सरकार में भाग लेना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम बाहर से ही समर्थन दे देंगे, सरकार में भाग नहीं लेंगे। तो जो सरकार में भाग लेना चाहते हैं, ऐसा गठबंधन जिसमें सारे दल सरकार में भाग लेना चाहते हैं, उसे आमंत्रित करे। नहीं तो फिर इसके बाद में ये भी ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर ऑप्शन यही है कि ऐसा गठबंधन जिसमें सारे भाग नहीं लेना चाहते हैं, कुछ दल सरकार में भाग लेना चाहते हैं, कुछ दल बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, उसे आमंत्रित करे। विधान परिषद को भंग लेकर भी काफी सारी कंट्रोवर्सी पैदा होती है। राज्यपाल जब चाहे विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अनुच्छेद में लिखा हुआ था, आपने देखा था 174 में लिखा हुआ था, राज्यपाल विधानसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। भंग, विधान परिषद भंग नहीं होती है। ठीक है, मुख्य क्या बात कर रहे थे अपन? मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की बातें कर रहे थे। अब विधानसभा को भंग करना, मंत्रिपरिषद को, विधानसभा को भंग करना है। पहले विधानसभा को भंग करने के देख लेते हैं। राज्यपाल विधानसभा को सीधा भंग नहीं करे। अगर मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल है
तब तो मंत्रिपरिषद ने अगर सिफारिश कर दिया तो विधानसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद को विश्वास हासिल नहीं है, राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद को विश्वास बहुमत हासिल नहीं है, और फिर मंत्रिपरिषद राज्यपाल से सिफारिश करती है कि विधानसभा को क्या कर दो, भंग कर दो, मध्यावधि चुनाव करवा दो, तब राज्यपाल सीधा विधानसभा को भंग नहीं करे। राज्यपाल के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये करे कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को, जो मंत्रिपरिषद क्या कह रही है, भंग करने की सिफारिश कर रही है, उसी को कहते कि आप इस्तीफा दे दो, भैया आपको सरकार नहीं चलानी। विधानसभा भंग करने का मीनिंग है कि आपको सरकार नहीं चलानी है, तो आपको सरकार नहीं चलानी तो आप इस्तीफा दे दो। मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित क्या दे दे, इस्तीफा दे दे। इस्तीफा भी नहीं देना चाहती है तो आप फ्लोर टेस्ट का सामना करो। किसका सामना करे, फ्लोर टेस्ट का सामना करो। फ्लोर टेस्ट में सरकार फेल हो जाएगी तो फिर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देना पड़ेगा। उसके बाद में राज्यपाल के पास में ऑप्शन होते हैं कि वो वापस वही प्रक्रिया अपनाए। कौन सी, स्पष्ट बहुमत हो तो मुख्यमंत्री बनाए, नहीं तो चुनाव पूर्व गठबंधन ले या निर्दलीयों का सहयोग ले, या फिर चुनाव बाद के गठबंधन में सभी दल भाग लेना चाहिए तो वो भाग ले, या फिर कोई बाहर से समर्थन देना चाहता है तो वैसे। राष्ट्रपति ये सारे उपाय करके देखेगा, राष्ट्रपति क्या राज्यपाल ये सारे उपायों से गुजरेगा। जब राज्यपाल को लगता है कि सारे उपाय क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, कोई भी उपाय नहीं है, तो फिर आखिर विधानसभा को भंग कर देना चाहिए। विधानसभा भंग करने के तुरंत बाद सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करे, चुनाव आयोग से परामर्श करे, चुनाव आयोग के मुख्य जो आयुक्त है उनसे परामर्श करे, और मध्यावधि चुनाव की तारीखों का ऐलान करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए, या विचार करना चाहिए, उनको जो भी है निश्चित करनी चाहिए। क्लियर। कई बार क्या होता है, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की बात आती है। मंत्रिपरिषद को बर्खास्त, जब राज्यपाल को ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद को बहुमत हासिल नहीं है या मंत्रिपरिषद ने विश्वास खो दिया है, तो राज्यपाल सीधे ही क्या कर देते हैं, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देते हैं। सरकारी आयोग ने कहा कि सीधे बर्खास्त नहीं करना चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद का विश्वास नहीं है तो राज्यपाल को अधिवेशन बुला के, विधानसभा का अधिवेशन बुला के बहुमत परीक्षण के लिए कहना चाहिए, बहुमत परीक्षण के लिए कहना चाहिए, और बहुमत परीक्षण के आधार पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद किसी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त हो जाए, गंभीर भ्रष्टाचार, थोड़ा बहुत नहीं, गंभीर भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहता है, मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है, तब राज्यपाल क्या करे, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दे। सामान्य परिस्थिति में नहीं, आचरण कैसा हो, भ्रष्ट हो, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को, सरकार को भंग करने की क्या कर सकता है, मतलब कि भंग, इस्तीफा देने के लिए गए, इस्तीफा नहीं दे तो फिर क्या कर दे, भंग कर सकता है। कुल मिला के सरकारी आयोग का कहना यही है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट ना तो राजभवन में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विधायकों की परेड कहां करवा ली, राजभवन में करवा ली या विधानसभा से बाहर करवा लिया, ना तो राजभवन में परेड होनी चाहिए ना विधानसभा के बाहर परेड होनी चाहिए। बहुमत का परीक्षण केवल और केवल विधानसभा के फ्लोर पे होना चाहिए। विधानसभा के फ्लोर पर ही किसका परीक्षण होना चाहिए, बहुमत का परीक्षण होना चाहिए। बहुमत कब किया जा सकता है, अगर विधानसभा सत्र में है तो बहुमत का परीक्षण हो सकता है, विधानसभा सत्र में नहीं हो तो कब करे, तो फिर राज्यपाल क्या करे, अधिवेशन बुलाए, मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करे कि अधिवेशन बुलाए। मुख्यमंत्री अधिवेशन नहीं बुलाता है तो स्वयं अधिवेशन बुलाए और फिर क्या करे, बहुमत का परीक्षण करवाए। कई बार विपक्ष क्या करता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश कर देता है। अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है और मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को सलाह दी है कि सत्र का क्या कर दो, अवसान कर दो, बचने के तो सारे तरीके होते हैं ना। मुख्यमंत्री, विपक्ष ने सरकार में नो कॉन्फिडेंस जताया है कि सरकार में विश्वास नहीं है, विपक्ष ने दावा किया, ठीक है। सरकार ने राज्यपाल से यह कहा कि सत्र को क्या कर दो, समाप्त कर दो। जब सत्र समाप्त हो जाएगा तो बिल पर चर्चा होगी नहीं, बिल पर चर्चा नहीं होगी, सत्र समाप्त हो जाएगा तो बिल पर चर्चा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या करे, ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को यह कहे कि वह अधिवेशन बुलाए, सत्र का अवसान नहीं करे और मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहे। कुल मिलाकर संविधान में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करने थे, लेकिन राज्यपाल के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई थी, मुख्यमंत्रियों के लिए भी मार्गदर्शिका तैयार की गई थी। राज्यपाल, इस सरकारी आयोग ने यह कहा कि राज्यपाल ये भूल ही जाए कि 163 में कोई स्वयं विवेकीय शक्तियां है। राज्यपाल 163 में जो स्वयं विवेकीय शक्ति दी गई है उनका प्रयोग नहीं करे, उनका प्रयोग नहीं करे। करना पड़े तो कब करे, राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली
मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं। सलाह पे काम करे, अगर मान लो मंत्रिपरिषद ने ऐसी सलाह दे दी है जो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को यह बाध्य करना चाहिए कि वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार परामर्श दे। जो भी फैसला है वो किसके अनुसार ले, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ले। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर अंतिम उपाय है कि वह स्वयं विवेकीय शक्ति का प्रयोग करे। सरकारी आयोग ने यह भी कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजते हैं, हर महीने 6 महीने 12 महीने से भेजते रहते हैं। प्रशासनिक प्रतिवेदन है या जो भी राज्य की विधान विषयक जो भी प्रतिवेदन है वो राज्यपाल देते रहते हैं, मुख्यमंत्री को पता नहीं चलता है लेकिन देते रहते हैं। सरकारी आयोग ने कहा कि राज्यपाल को प्रतिवेदन भेजते समय मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। प्रतिवेदन जब भी भेजा जाए तो मुख्यमंत्री को क्या ले, विश्वास में ले, बिना विश्वास के प्रतिवेदन नहीं भेजे। इसके अलावा कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं तो पूछो, मैं बता देता हूं अभी सरकारी आयोग ने कहा नहीं कहा। इतनी बातें तो है ही। राज्यपाल के संबंध में 24 सिफारिशें करी थी सरकारी आयोग ने, केवल राज्यपाल के रोल को लेकर। तो कुछ उसकी क्वालिफिकेशन को संबंधित है, कुछ योग्यता से, कुछ नियुक्ति से, कुछ मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने से, कुछ मुख्यमंत्री को बनाने से, कुछ विधानसभा को भंग करने से, कुछ मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने से, कुछ मध्यावधि चुनाव करवाने से संबंधित सिफारिशें हैं। ये सारी एक एक करके अपन को लिखनी भी है। बोलो कोई प्रश्न हो तो। ऐसे 4 आयोग है, ठीक है। मतलब कि संविधान के जो प्रावधान है वो तो संविधान में है, जैसे ही सरकारी आयोग ने कहा है वो सरकारी आयोग ने कहा है, जो सरकारी आयोग ने कहा है वो संविधान में नहीं है, क्योंकि वही बातें कही है जो कहां पर है, संविधान में नहीं है। क्लियर है। तो कुछ व्यवहारिक बातें हैं जो सरकारी आयोग ने सिफारिशें की थी, हम इनको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि संविधान की समझ बढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।